नमस्कार बच्चों, राष्ट्र की भाषा चैनल पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं जहां चाहा वहां रहा का पाठ 1 भाग 1 हमने पहले ही पढ़ लिया है और आज हम भाग 2 पढ़ने वाले हैं जिसमें हम पाठ्य पुस्तक का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कुछ शब्द हैं जो हमने पाठ पढ़ा तो वहां पे तो उसके ये शब्दार्थ। सांझ, शाम का समय। दाखिला, प्रवेश। परेशानी, समस्या। अतिरिक्त, अधिक। सुविधा, सहायता। परिधान, वस्त्र। अनूठा, बेमिसाल। असंभव, जो किया ना जा सके। ठान लेना, अड़ जाना यानी निश्चय कर लेना। घुटने टेकना, हार ना मानना या हार मान लेना। यहाँ पे घुटने टेकना है तो हार मान लेना। दंग रह जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ चित्रों के माध्यम से भी मैंने कुछ शब्द आए थे, जैसे ठीकरे, मिट्टी के बर्तन के टुकड़े। जो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं इसके जो टूटे हुए जो टुकड़े हैं वो है ठीकरे कहते हैं इसको। तख्ती, तख्ती जिसे हम लकड़ी की पट्टिका कहते हैं, यानी पहले के समय में लकड़ी की पट्टिका होती थी इस तरीके की, इसे हम तख्ती कहते थे, जिसपे हम ऐसे स्याही से कलम से लिखते थे। काशीदाकारी, चिकनकारी यानी कढ़ाई, और एम्ब्रॉयडरी जिसे आप कहते हो, तो ये कढ़ाई का नाम है। डालियां यानी पेड़ की शाखाएं, जो ब्रांचेस होती है उसे हम डालियां कहते हैं। जो पेड़ है उसकी ऐसी टहनी भी बोलते हैं डालियां। उसके बाद है तरकारी यानी सब्जी। चलिए देखते हैं आगे। पेज नंबर 14 आपकी टेक्स्ट बुक में जो है, जहां चाहा वहां रहा। देखिए, ईला या ईला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते। तो ये इस प्रश्न का उत्तर ये है, देखिए, यदि ईला जैसी कोई लड़की हमारी कक्षा में दाखिला लेती तो हमारे मन में प्रश्न उठते कि यह काम कैसे करती होगी, इसे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, इस लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आए। तो इस लेख को पढ़ने के बाद हमारी सोच में यह बदलाव आया कि हम अब अपाहिज लोगों को कमजोर नहीं समझेंगे और उन्हें भी हर काम करने में कुशल मानेंगे, यानी वो भी हमारी ही तरह सब काम कर सकते हैं बच्चों। उसके बाद देखिए, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। यदि ईला तुम्हारे विद्यालय में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी। यानी अगर आपके स्कूल में, आपके विद्यालय में अगर ईला प्रवेश ले, दाखिला ले, तो उसे कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो जैसे उसे कौन कौन से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, देखिए, यदि ईला हमारे विद्यालय में आए तो उसे निम्नलिखित कामों में परेशानी आएगी। इसका उत्तर आप स्वयं भी लिख सकते हैं। तो जैसे जल्दी जल्दी लिखना, यानी जो पैर से लिख रहे, वो जो हाथ से लिख रहे हैं बच्चों वो तो जल्दी ही लिखेंगे, अब वो पैर से लिखती थी तो थोड़ा शायद परेशानी हो सकती है। कोई खेल खेलना, कोई सामान उठाना, तो ये सब परेशानी आ सकती है और भी आती है, तो वो भी आप सोच के लिख सकते हैं। उसके बाद है देखिए प्रश्न 2, उसे यह परेशानी ना हो इसके लिए अपने विद्यालय में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकती हो। यानी
उसे ये जो परेशानी उठानी पड़ रही है, अगर इसके बदले अगर आप स्कूल के जो विद्यालय में है कुछ ऐसे चेंजेस करवा सकते हो जो उसके लिए अच्छे हो, उसे इन कामों में परेशानी ना हो, इसके लिए हम विद्यालय में कुछ सहायक नियुक्त कर सकते हैं जो सभी कामों में ईला जैसे छात्रों की मदद करें। यानी ऐसे बच्चों के लिए कुछ हम स्पेशल टीचर्स, अध्यापक रख सकते हैं या कुछ मॉनिटर बना सकते हैं कि उनको जब जरूरत हो तो वो उनकी उन कामों में मदद करे, या कोई भी खेल खेलते समय उनके लिए स्पेशल खेल या कुछ निरीक्षक रखा जाए जो उन पे ध्यान दे। तो ये हम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे देखिए प्यारी ईला। ईला के बारे में पढ़कर जैसे भाव तुम्हारे मन में उठ रहे हैं उन्हें ईला को चिट्ठी लिखकर बताओ। चिट्ठी की रूपरेखा नीचे दी गई है। तो बच्चों यहाँ पे एक लेटर का फॉर्मेट दे रखा है। तो जब आपने ये कहानी पढ़ी, कहानी पढ़ने के बाद आपके मन में क्या क्या भाव उठे? ईला की जो कहानी थी वो बहुत ही दिल को छूने वाली कहानी थी। तो उसको चिट्ठी लिख करके आपको व्यक्त करना है, और यहाँ पे एक फॉर्मेट दे रखा है। तो ये जो यहाँ पे फॉर्मेट है बच्चों, जैसे कि आपको पता होगा पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो औपचारिक जो है फॉर्मल लेटर, और अनौपचारिक जो है इनफॉर्मल लेटर। तो ये जो प्रारूप दे रखा है बच्चों, ये है अनौपचारिक लेटर का प्रारूप, यानी अनौपचारिक लेटर लिख सकते हैं। तो जब हम अनौपचारिक लेटर हम किसे लिखते हैं? अपने दोस्तों को या रिश्तेदारों को। तो यहाँ पर भी ईला आपकी दोस्त की तरह ही मानी जाएगी। देखिए, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है, या यहाँ पे लिख सकते हैं प्यारी ईला, आप कहाँ से लिख रहे हो पत्र? दिल्ली से, जहां से भी आप लिख रहे हो वहां का एड्रेस आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, या गुजरात से, जहां से आप लिखना चाहते हो, क्योंकि ईला की जो कहानी थी वो गुजरात से थी। अगर आप गुजरात के किसी राज्य में रहते हो, कहीं से भी, तो इस तरीके से आप शुरू कर सकते हो यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे, और जब हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो ये पत्र किस में आएगा? अनौपचारिक पत्र में आएगा बच्चों, ठीक है। देखिए ये कौन सा पत्र? ये है अनौपचारिक पत्र, ठीक है, ये है अनौपचारिक पत्र। तो इसे हम कैसे लिखते हैं? देखिए, प्रिय ईला। तो क्योंकि हम किसी दोस्त को लिख रहे हैं तो उसे हम प्रिय कह सकते हैं, जैसे इंग्लिश में आप डियर बोलते हो ऐसे। मैंने तुम्हारी कहानी पढ़ी और तुम्हें यकीन नहीं होगा कि कहानी पढ़ते समय ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए और आंखों में आंसू झलक गए। आज तक मैं समझती थी कि किसी भी इंसान को जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए सबसे पहले शरीर की प्रबलता की जरूरत होती है, परंतु तुम्हारी सफलता ने मुझे गलत साबित कर दिया। तुम्हारे दृढ़ संकल्प और प्रबल इच्छा शक्ति के सामने झुककर नमन करती हूँ। तुमने यह साबित कर दिया कि अगर कोई भी इंसान अपने मन में कुछ भी हासिल करने की ठान ले तो वह उसे पा सकता है। उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे अपने दोस्तों की सूची में शामिल अवश्य करोगी। तुम्हारी, आप अपना नाम लिख सकते हैं, जो भी आपका नाम है वो यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी भाव आपके मन में आए ईला की कहानी पढ़ने के बाद, तो वो आप इसमें और भी जोड़कर लिख सकते हैं। तो चलिए इसके आगे देखते हैं क्या है। पेज नंबर 45 में देखिए,
सवाल हमारे जवाब तुम्हारे, यानी क्वेश्चन उनके हैं और उत्तर हमारे। ईला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे? क्या उनका चिंता करना सही था या नहीं? अपने उत्तर का कारण लिखो, यानी जो जहाँ पे वो दाखिला लेने गई बच्चों, तो वो इतने चिंतित क्यों थे, क्यों इतने परेशान थे कि ईला को प्रवेश देने में क्यों झिझक रहे थे? क्योंकि नॉर्मल क्या होता है, हम लोग स्कूल जाते हैं तो एडमिशन मिल जाता है हमें, प्रवेश, है ना। तो ईला के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? तो देखते हैं उत्तर क्या है। ईला की सुरक्षा और उसके काम करने की गति को लेकर स्कूल वाले चिंतित थे, यानी स्कूल वाले जो थे उसके काम करने की गति से चिंतित थे और उनका चिंता करना सही था, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया ना, देखिए सही था या नहीं, तो सही था। क्योंकि ईला जैसे छात्र को इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यानी जो ईला के जैसे जो बच्चे होते हैं उन्हें इन प्रॉब्लम्स का, इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए इसके बाद दूसरा प्रश्न है, ईला की काशिदाकारी में खास बात क्या थी? तो ईला की जो काशिदाकारी थी उसमें क्या खास बात थी? ईला की काशिदाकारी में लखनऊ और बंगाल की झलक थी, यानी जो ईला की जो काशिदाकारी थी उसमें क्या खास बात थी? उसमें लखनऊ और बंगाल की झलक थी। झलक यानी दो राज्यों को मिला करके जो उसने कढ़ाई की थी, जो नया समावेश या नया कढ़ाई निकल के आई थी, उसने काठियावाड़ी टाकों के साथ साथ अन्य कई टाके इस्तेमाल किए, यानी डिफरेंट डिजाइन्स। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, जो पत्तियां थी उसे चिकनकारी से सजाया था। डंडियों को कांधा से उभारा था। उसके डिजाइनों में नवीनता का मिश्रण देखने को मिलता था, यानी जो उसकी डिजाइन थी, उसका जो वर्क था कढ़ाई का, वो उसमें पारंपरिक, यानी जो हमारा जो पहले से चली आ रही जो डिजाइन है, जो कढ़ाई है, उसमें उसने न्यू ऐड किया। क्योंकि देखो यहाँ पे लखनऊ और बंगाल दोनों को मिक्स करा। लखनऊ की जो कढ़ाई होती है बहुत ही फाइन वर्क होता है, जिसे आप बोलते हो बिल्कुल महीन और बहुत ही साफ जिसे कहते हैं। और बंगाल की कढ़ाई की क्या बात होती है, उसकी जो डिजाइन चारों होती है वो ब्लैक उससे बनाई गई होती है और अंदर उसमें बड़े बड़े टाकों से भराई होती है। ये बंगाल की कांधा कढ़ाई होती है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, सही के आगे सही का निशान लगाओ। ईला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे, उसमें से इस सही ऑप्शन को हमें टिक करना है कि ईला ने 10वीं की परीक्षा क्यों पास नहीं की। परीक्षा के लिए उसने अच्छी तैयारी नहीं की, क्या उसने अच्छे से पढ़ा नहीं था। सेकंड है, वह परीक्षा पास करना नहीं चाहती थी, क्या वो पढ़ना लिखना या पेपर जो है पास करना नहीं चाहती थी। लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी, यानी जो उसकी जो राइटिंग स्पीड थी, जो लिखने की जो गति थी, वो धीरे होने के कारण उसके जो क्वेश्चन पेपर था उसका जो पूरा लिखने का जो समय था, उस समय में वो पूर्ण नहीं कर पाती थी। उसको पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता था। तो ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, तो ये थर्ड वन क्या है आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसके लिखने की जो गति थी वो धीमी थी, यानी स्लो, इसीलिए वो जो उत्तर थे वो पूरे लिख नहीं पाती थी। उसके बाद देखिए प्रश्न 4, क्या ईला अपने पैर के अंगूठे से कुछ करना सीख पाती अगर उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते? क्या जैसे उसके परिवार में या उसके जो दोस्त हैं सभी लोग उसके सारा काम खुद कर देते, तो क्या ईला जो है ये जो कर रही थी वो कर पाती, वो सीख पाती बच्चों? तो उसको कुछ मौका नहीं मिलता ना। तो देखते हैं, यदि ईला के आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते, तो वह अपने पैर के अंगूठे से कुछ नया करना सीख नहीं पाती,
है ना, क्योंकि उसे अवसर ही नहीं मिलता, क्योंकि सारा काम उसका करा हुआ मिलता, लेकिन उसने क्या की, अपनी कोशिश की, है ना। अब देखिए यहाँ पे काशीदाकारी। काशीदाकारी क्या है? पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित कई शब्द आए, क्योंकि वहां पे देखिए काशीदाकारी, काठियावाड़ी, टाके, डंडियां, कांथा, ये सब क्या है, सिलाई कढ़ाई से संबंधित शब्द है। उनकी सूची बनाओ। अब देखो कि इस पाठ को पढ़कर तुमने कितने नए शब्द सीखे, यानी इस पाठ में आपने कितने नए शब्द सीखे, उन शब्दों को आपको लिखना है। तो पल्लू, तो आपको पल्लू पता नहीं होगा, पल्लू क्या है, साड़ी का जो नीचे लटकता है वो पल्लू होता है। टाके, टाके यानी दो चीजों को जोड़ करके ऐसे सिलना। बेल बूटे, तो बेल बूटे भी क्या है, क्योंकि पाठ पढ़ाते समय मुझसे भी कई बच्चों ने बेल बूटे क्या है मैम, तो बेल बूटे क्या होता है, जैसे फ्लावर्स की जो होती है बेलें, उसको बोलते हैं बेल बूटे। कढ़ाई यानी एम्ब्रॉयडरी। काशीदाकारी सुई, तो ये क्या है, नया शब्द है। पिरोना यानी सुई, निडल के अंदर धागा डालना। रेशम यानी सिल्क, थ्रेड जिसे बोलती हूँ। परिधान यानी कपड़ा। तो आप और भी शब्द हैं बहुत सारे, अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न ख, नीचे दी गई सूची में से किन्हीं दो से संबंधित शब्द संज्ञा और क्रिया दोनों ही है, इकट्ठा करो। यानी यहाँ पे जो शब्द दे रखे हैं, ठीक है, इनसे आपको संज्ञा शब्द और क्रिया शब्द दोनों ढूंढने हैं। जैसे फुटबॉल, फुटबॉल से क्या करते हैं, हम खेलते हैं, तो खेलना क्या हुआ, क्रिया शब्द। अगर मैं फुटबॉल के लिए संज्ञा शब्द ढूंढूं, तो फुटबॉल कहाँ खेलते हैं हम लोग, मैदान में। फुटबॉल कौन खेलता है, खिलाड़ी, या किसी का नाम भी लिख सकती हूँ, है ना। तो चलिए यहाँ पे मैंने दो लिखे हैं, और यहाँ पे आप देखिए, चलिए मैंने यहाँ पे दो पूछे गए, इसलिए मैंने यहाँ पे दो ही लिखे हैं, और ये अतिरिक्त मैंने सारे ही लिखे हैं, ध्यान से देखिए। चलिए पहला है फुटबॉल, तो फुटबॉल में बॉल, जाल, खिलाड़ी, मैदान, ये सब चार संज्ञा शब्द है। खेलना, मारना, दौड़ना, क्योंकि जब हम बॉल खेलेंगे फुटबॉल तो खेलना, मारना यानी हिट करना, दौड़ना यानी रनिंग, तो ये हो गए क्रिया शब्द। ये चार संज्ञा शब्द और ये तीन क्रिया शब्द। उसके बाद है बुनाई, तो बुनाई यानी ऊन से, वूलन से जब हम बुनते हैं कोई चीज, तो ऊन, सिलाई, फंदे, एक घर, धागा, ठीक है, नमूने, तो ये सब संज्ञा शब्द है। अब इसमें सिर्फ एक क्रिया शब्द आया, पिरोना, पिरोना यानी इसके अंदर डालना धागा, तो ये सब क्रिया संज्ञा शब्द है, ये क्रिया शब्द। उसके बाद देखते हैं बागवानी, तो बागवानी यानी रोपाई, खुरपा, पौधा, पानी, खाद, सिंचाई, तो ये क्रिया शब्द है। जब हम गार्डनिंग करते हैं गार्डन की, तो रोपाई यानी किसी चीज को लगाना, ठीक है। खुरपा यानी जो औजार हम इस्तेमाल करते हैं वो होती है खुरपा या खुरपी। पौधा, प्लांट, पानी जो हम डालते हैं, खाद जो हम फर्टिलाइजर डालते हैं उसे खाद कहते हैं। सिंचाई जब हम लगाने के बाद पौधे को हम पानी डालते हैं, तो ये क्या हुआ, सिंचाई करना, यानी ये भी क्रिया शब्द। खोदना यानी प्लगिंग, ओके, ये भी क्रिया शब्द है। लगाना, उगाना, तो ये क्रिया शब्द है, ये संज्ञा शब्द। अब देखिए यहाँ पे पतंगबाजी, तो पतंगबाजी जब हम पतंग उड़ाते हैं, तो पतंग क्या होगा, संज्ञा। मांझा यानी जो धागा हम प्रयोग करते हैं, सद्दी, वो भी मांझे की तरह ही धागा, जो सूत का धागा वो सद्दी कहलाती है, और जो थोड़ा प्लास्टिक सब मिक्स होते हैं वो मांझा। इसके बाद है चरखी, जिसमें हम धागा लपेटते हैं। कन्नी देना यानी पतंग को ऊपर उड़ाना एक हाथ से, तो ये कन्नी देना, ये क्या हुआ, काम हुआ। उड़ाना काम हुआ, भागना काम हुआ, यानी क्रिया, ठीक है।
तो ये है संज्ञा, ये है क्रिया। तो यहाँ पे सिर्फ 2 पूछे गए, लेकिन मैंने यहाँ आपके लिए सारे चारों जो है लिखे हैं। तो इस तरीके से हम पाठ में बहुत सारी चीजें हमने नई सीखी बच्चों। इस पाठ में हमने कढ़ाई के बारे में सीखा। इससे पहले जो पाठ था नन्हा फनकार, उसमें हमने उसकी नक्काशी इन सब के बारे में सीखा था। तो चलिए यहाँ पर देखिए, एक सादा रुमाल लो या कपड़ा काट कर बनाओ। ठीक है, एक या तो आप स्क्वायर रुमाल ले सकते हैं या एक कपड़ा ले सकते हैं काट के। उस पर नीचे दिए गए टांकों में से किसी एक टांके का इस्तेमाल करते हुए बड़ों की मदद से कढ़ाई करो। यानी बड़ों की हेल्प से हमें क्या करनी है, कढ़ाई करनी है। चाहे आप कोई सी जंजीर कर सकते हैं, भरवा टाके कर सकते हैं, मछली टाका कर सकते हैं, उल्टी बखिया, खुला हुआ जंजीर टाका। सो दीज ऑल आर एम्ब्रॉयडरीज के जो अभी हमने पार्ट में पढ़ा है ना, जैसे भरवा, तो ये पूरा फुल डिजाइन करा हुआ, चेन जंजीर जिसे बोलते हैं। तो ये आप प्रयास कीजिएगा और सीखिएगा। ये कढ़ाई बड़ों की सहायता से आप कर सकते हैं। तो ये काम यहाँ पे लिखा है, कक्षा में लड़के लड़कियां सभी करेंगे। तो ये एक अभ्यास कार्य की तरह हो गया बच्चों। तो आशा करती हूँ बच्चों आज की कक्षा आपको अच्छी लगी और जो हमने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई शंका है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे सकूं। और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।